हेलो क्लास। जैसा कि हम लोग का अटेम्प्ट कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं लॉकडाउन में घर पे हैं उनको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड किया जाए उनकी स्टडी के लिए। ठीक है, मैंने पहला वीडियो अपना बनाया था मैथ का, उसमें कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई थी साउंड रिलेटेड। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर नहीं है ऐसा कि हम किसी भी साउंड को या किसी वीडियो बना दें तो पूरी तरह सही बन सके, क्योंकि हमें मोबाइल से शूट करना पड़ता है, ना तो हमारे पास हाई क्वालिटी कैमरे हैं और ना ही हमारे पास माइक्रोफोन वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम है जिससे हम साउंड वगैरह को मैनेज कर सके सही से। ठीक है, आई होप कि मैं एक बार वीडियो थोड़ा कोशिश करूँगा कि सही वाइज है, फिर भी जो वीडियो शूट होता है अगर हाई क्वालिटी में वो अलग पैटर्न होता है, हमारे पास सिर्फ मोबाइल या छोटे कैमरे हैं, थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, दैट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग बॉडी हैं जब से ह्यूमैनिटी बनी रहती है, ठीक है, तब से उसने क्राफ्ट प्रोडक्शन शुरू किया है। ठीक है, ताकि क्योंकि हमें क्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्राफ्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर एनर्जी व्हिच हेल्प टू द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जो क्राफ्ट होता है उससे हमें क्या मिलते हैं, जो एनर्जी मिलती है। ठीक है, और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, बॉडी को रन करते हैं, शायद हमारी बॉडी जो भी हमारे अंदर चेंजिंग होती है उसको रिपेयर करके जो भी नुकसान होता है उसको रिपेयर करता है। ठीक है, इन सभी चीजों में क्या करती है, हेल्प करती है। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। तो इतने पहले बात किया कि क्राफ्ट क्या होता है। तो क्राफ्ट क्या होता है, क्राफ्ट आर द स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट व्हिच आर सोन आर ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल और लार्ज एरिया। कहा जाता है क्राफ्ट जो एक ऐसे प्लांट को कहते हैं या ऐसे टाइप के प्लांट करते हैं जिनको हम बहुत बड़े लेवल पे या बहुत बड़े एरिया में क्या करते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वीट प्लांट लगाते हैं, ठीक है, या क्रॉपिंग होती है ना वीट की, जैसे अभी हाथ लगा गेहूं की कटाई हुई, तो अभी क्या है क्रॉप है, क्योंकि जो गेहूं हम बोते हैं या वीट की जो प्लांटिंग करते हैं वो बहुत बड़े एरिया पे करते हैं। ठीक है, अगर छोटे एरिया पर करते हैं थोड़े बहुत एरिया पे तो वह क्रॉप नहीं कराएगा। क्रॉप वो तभी कराएगा जब बहुत बड़े एरिया पे हम उसको करते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर बीघे में 2 बीघा, एकड़, हेक्टेयर ऐसा कुछ हम करते हैं तब, और छोटे एरिया पे करते हैं या छोटे पर तब उसको हम क्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रॉप ऐसे प्लांट करते हैं जिसको हम बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो हमारे लिए प्लांट है ये जो हमारे क्रॉप है वो किसी के लिए प्लांट बस रखा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ केले खेती नहीं होती, हम अपने यहाँ बस केला 1-2 पेड़ लगाते हैं, क्लियर, तो हम अपने पर्पज के लगाते हैं, अपने यूज के लगाते हैं, या अपने घर फूल लगाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है 2-4 पेड़ होते हैं, मेरीगोल्ड फ्लावर, गेंदा के फूल लगाते हैं, तो 2-4 पेड़ लगा के 2-4 पौधे उसके रहते हैं, हम लगा के छोड़ देते हैं। क्लियर, तो उसको हम क्रॉप नहीं बोल सकते। बट अब देखो कभी कभार जाते हैं गाड़ियों से कि रोड के किनारे बहुत बड़े बड़े खेतों प्लांट में फूल लगाए गए रहते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर रोज फ्लावर, मेरीगोल्ड फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर। ठीक है, ये जो होते हैं प्लांट अब वहां पर क्रॉप कराएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बड़े लेवल पर लगाए गए। तो जब हम किसी प्लांट को लार्ज एरिया पे ग्रो कराते हैं तो उसी को क्रॉप बोलते हैं। क्लियर, उसके बाद क्रॉप मैनेजमेंट क्या होता है कि जब हम किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत सारे प्रोसेस को कंडक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर गेहूं की खेती हम करते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है, अगर जमीन सूखी है तो पहले पानी भरना पड़ता है, उसके बाद जो जमीन थोड़ा जब और भीग जाती है फिर थोड़ी सी हल्की सूख जाती है तो उसको हम जुताई करते हैं, फिर सीड लाते हैं, फिर बोते हैं, सब कुछ करते हैं। इस तरह जितना कुछ होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन के जाता है। अब क्रॉप मैनेजमेंट क्या होते हैं, जब एक बार फूड जब एक बार क्रॉप प्रोक्यूर करते हैं, जैसे हम गेहूं की थ्रेसिंग करते हैं, सपोज है इस समय जैसे गेहूं की थ्रेसिंग मैक्सिमम जगह हो गया है, तो जब एक बार थ्रेसिंग कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि वो फूड हम प्रोड्यूस किए हुए 1-2 रोज में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उनको हमें कई बहुत दिनों तक यूज करना है, जस्ट फॉर साल भर, 2 साल, 3 साल जैसा है। जैसे गवर्नमेंट फूड को क्या करते हैं, क्रॉप जो भी रहता है उसको खरीदती है, वो अपने स्टोर में जाकर उसको रखती है। तो क्रॉप मैनेजमेंट में ये होता है कि जो भी हम फूड प्रोड्यूस किए हैं उसको हम ऐसे ढंग से रखें ताकि वो जल्दी खराब ना हो, वरना अगर ऐसे खुले में रख देंगे तो बरसात से खराब हो जाएगा, ओस से खराब हो जाएगा, फिर पेस्ट लग जाएंगे, कीड़े वगैरह लग जाएंगे, चूहे खा जाएंगे। तो उन सब से बचाने के लिए जो भी हम मेथड यूज करते हैं वो क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर रहता है। मींस इस चैप्टर में 2 पॉइंट पढ़ना है कि हाउ वी प्रोड्यूस ए फूड या क्रॉप।
कैसे क्राफ्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, हाउ वी सेव द पोटैटो क्राफ्ट, जब एक क्राफ्ट को हम अपने घर पे लेके आते हैं तो कटाई वगैरह करके उसको पूरी तरह साफ करके, ठीक है, ग्रेन जो होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं, क्योंकि जो भी क्राफ्ट प्रोड्यूस करते हैं वह एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, उसको हमें लंबे समय तक यूज करना होता है। साथ ही साथ हम मार्केट में बेचते भी इसको, क्योंकि जो भी क्राफ्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको दो पर्पज से किया जाता है। अगर गांव की बात करें तो जिनकी खेत कम होंगे तो सिंपल सी बात है, वो सिर्फ अपने खाने के लिए प्रोड्यूस करते होंगे, लेकिन जिनकी खेत ज्यादा होंगे या लार्ज स्केल पे जो किसी भी क्राफ्ट को लगाते होंगे तो ऐसा नहीं पूरा का पूरा वो यूज कर लेते होंगे या खा जाते होंगे, मोस्टली अगर तुम सेल करते होंगे तो होता है कि अगर मार्केट में इससे मतलब सेलिंग आप करेंगे तो उतना कास्ट आपको नहीं मिलता है जितना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है, साथ ही साथ सबके यहाँ होता है तो डिमांड नहीं रहती, प्राइस घट जाती है, इसलिए क्या करते हैं लोग रोक के रखे रहते हैं, ताकि जब सही मार्केट का वैल्यू मिलेगा, सही प्राइस मिलेगी उसकी, तो हम उसको मार्केट में सेल करेंगे, लेकिन तब तक हमें उसको स्टोर के रखना होता है। क्लियर? तो वहां पे मैनेजमेंट करते हैं, तो सिर्फ दो चीज इस चैप्टर में पढ़ना होगा। फर्स्ट वन, हाउ टू प्रोड्यूस द क्राफ्ट, एंड सेकंड, हाउ वी कैन स्टोर द क्राफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक, फर्स्ट इज फार्मिंग। फार्मिंग की जो हिंदी की खेती बाड़ी होती है, ठीक है, फार्मिंग की डेफिनेशन क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड। जब हम प्लांट को कल्टीवेट करते हैं फूड के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मिंग बोलते हैं। कल्टीवेशन में देखा जाए तो शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ होता है, फूड को, सीड को बोना और लास्ट में उसको काट के अपने घर लाना, सब कुछ एक क्या होता है? कल्टीवेशन के अंदर आता है। तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड इज कॉल्ड फार्मिंग। क्लियर? सेकेंड वन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो होती है उसकी होती है पशुपालन, यानी पशुओं को पालना। जैसे गांव में देखे होंगे कि ऐसा नॉर्मली तो ऐसा घर होगा कि जहां पे एक दो जानवर ना हो, स्पेशली मिल्क एनिमल। मिल्क एनिमल मतलब दूध देने वाले जानवर। क्लियर? तो नॉर्मली देखा जाए तो गांव में सबके घर तो नॉर्मली मिल्क एनिमल पाए जाते हैं, मतलब दूध देने वाले जानवर। ठीक है? तो व्हेन वी रियर एन एनिमल फॉर मिल्क, मीट, wool and other things, it's called animal husbandry। जब हम किसी एनिमल को पालते हैं, किसके लिए? दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए या फिर दूसरी चीजों के लिए, तो उनको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और देखा जाए तो एग्रीकल्चर की फील्ड में हम दोनों के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्रीकल्चर होता है उसमें दोनों एक ही फॉर्म पे दोनों काम हो सकता है। जैसे अगर आदमी कोई ज्यादा जमीन है तो दोनों काम कर सकता है। कुछ एरिया में क्या कर सकता है, मान लीजिए यहाँ पर उसका प्लाट है, यहाँ पर अपना घर बना लिया, यहाँ पर अपना फार्म मतलब ये पूरा खेती करने के लिए दे दिया, और यहाँ पर अपने एनिमल हस्बेंड्री कर दिया। क्लियर? तो एग्रीकल्चर में दोनों कंबाइन डालने पड़ते कि नहीं, दोनों एक साथ चलते हैं। इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन में दोनों पॉइंट एक साथ चला है कि फार्मिंग होती है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, जैसा कि इसमें करेगा। क्लियर? ये उसका सपोज है कि घर है और ये उसमें क्या है? वह जगह है जहां पर एनिमल को अपने पाल सकता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन में दोनों फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है? अब नेक्स्ट होता है एग्रीकल्चर। स्पेशली एग्रीकल्चर डील विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अगर एग्रीकल्चर को देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप से होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मोस्टली हम क्रॉप को लेकर चलते हैं, बट कुछ एक्सटेंट तक हम एनिमल के प्रोडक्शन को मान सकते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ all the practices where manual or technological used for the production of crop is called agriculture। एग्रीकल्चर उन सभी मेथडों का कलेक्शन है, क्योंकि हम जब कोई क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे मेथड लगाते हैं, चाहे मैनुअल, चाहे वो अपने हाथ से करने वाले मेथड, चाहे मशीन से करने वाले मेथड, दोनों। जैसे क्या है, अगर हम खेत में काम करते हैं या खेत में कुछ चीज बोते हैं तो हमें दोनों काम करना पड़ता है, ट्रैक्टर वगैरह लगाना पड़ता है और कुछ हम हाथ से भी काम करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर होता है वह
क्लाइमेट और बहुत टाइप की वेदर पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इमेजिनरी लाइन है और उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं क्या, इक्वेटर, क्लियर। और हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसके यहां से, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिकल प्लेन्स है और ये हमारा इंडिया है। इसके नॉर्थ साइड क्या है, हिमालय, हिमालय, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। ये ऐसे चार फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, क्लियर। ऐसा होता है कि एक ही समय में इंडिया के अलग अलग पोर्शन पर अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग वेदर मिलते हैं, ठीक है। जिस समय किसी जगह में बहुत ज्यादा धूप होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, उसी समय किसी एरिया, ठीक है, जो मौसम होता है बहुत बेटर होता है, कंफर्टेबल होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में इस समय गर्मी पड़ना शुरू करेगा, स्पेशली यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन सभी एरिया में, ठीक है। ठीक जैसे इस समय पड़ेगा उसी समय हिमालय रीजन साइड, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड, इन सब जगहों पे जो मौसम होगा बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो इन सब के पीछे काम क्या है, हमारे हिमालय क्या रहता है, ऊपर से जो ठंडी हवा आती है, ठीक है, पोर्ट साइड से या यूरोपियन कंट्री साइड से, उसको रोक देते हैं। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ से जो भी वाटर वेपर कैरी एयर, वाटर बॉडी छोड़ के हमारे लैंड एरिया पे आती है, यानी अरेबियन सी और क्या है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। इनसे जो वाटर वेपर होते हैं उनको जो भी हवा इसके ऊपर से चलती है उसको अपने साथ ऑब्जर्व करती है और इनके पास चली जाती है और ये इनके टकराती है हिमालय पे, फिर वापस चले जाती है, ठीक है। तो और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे फैक्टर है जो इनकी टेम्परेचर को वेरी करते हैं। जब टेम्परेचर वेरी होते हैं, क्लाइमेट वेरी करते हैं, वेदर वेरी करते हैं, इसीलिए इस पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्रॉप को ग्रो करते हैं। अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओवर द टाइम, ठीक है, एक होता है हमारा खरीफ क्रॉप और नेक्स्ट वन इज रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है, द क्रॉप which is या which are sown in the month of mid June to mid July, जून जुलाई के महीने में जिनको बोया जाता है and get harvested in the month of अक्टूबर नवंबर are known as खरीफ क्रॉप। वह क्रॉप जिनको हम जून जुलाई के महीने में लगाते हैं और किस महीने में काट देते हैं, मिड अक्टूबर तक। मिड अक्टूबर जाए तो उनको अगर प्रोक्योर कर लेते हैं, उनका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। स्पेसिफिक इन क्रॉपों में खरीफ क्रॉप में वही क्रॉप ज्यादा सुटेबल होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए ज्यादा अमाउंट में वाटर जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन में या इंडिया के नॉर्थन भाग में स्पेशली इस टाइम इंटरवल में अच्छी खासी बारिश होती है। तो मोस्टली जो क्रॉप वाटर ज्यादा चाहिए ग्रो होने के लिए वो चीज में लगाया जाता है, स्पेशली पैडी, ठीक है। पैडी जो होती है उसको पैडी का धान हो गया, फिर बाजरा हो गया, ऐसे कुछ का अरहर हो गए, ये कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको इसमें क्या कहते हैं, लगाया जाता है। उसके बाद है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होते हैं, दोज क्रॉप व्हिच आर सोन इन द मंथ ऑफ मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर, जो अक्टूबर नवंबर महीने में लगाए जाते हैं एंड गेट कल्टिवेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल इज नोन एज रबी क्रॉप। लेकिन वह क्रॉप जिनको हम अक्टूबर नवंबर महीने में लगाते हैं और साथ ही साथ अगर उनको हम कट किसमें कर देते हैं, मार्च अप्रैल में, तो वैसे हम क्रॉप क्या करते हैं, रबी क्रॉप। अगर इसका देखा जाए एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हमारा होता है सबसे बड़ा वीट, गेहूं की खेती होती है। उसके बाद क्या होता है, ग्राम, पोटैटो, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्रॉप है जिनको हम लगाते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में और काटते तो फरवरी और मार्च के महीने में कट कर देते हैं।
ऐसे हम क्रॉप को रबी क्रॉप हो गया। अब बचता है 2 महीने, ठीक है। जो 2 महीने बचते हैं उनका नाम वो कौन कौन से हैं? अप्रैल, मिड अप्रैल से लगभग लेकर क्या बचता है? मिड जून। इतना हमारे पास टाइम बचता है। तो इस दौरान मोस्टली जो खेत होते हैं वो फैलो होते हैं। फैलो मतलब उनको हम छोड़ देते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं लगाते, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर लगातार किसी खेत में हम अगर लगातार क्रॉपिंग करते हैं, लगातार प्लांट लगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो लेवल घटने लगता है। ये बात सही है क्या? जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन अगर हम उसको नेचुरली ढंग से अपना न्यूट्रिएंट वापस पाने में हेल्प नहीं करते हैं तो बाहर से जो फर्टिलाइजर है कुछ ही टाइम तक तैयार कर सकता है, बाद में क्या होगा तो वो फर्टिलाइजर को नुकसान करना शुरू कर देगा। क्योंकि देखोगे कि लगातार जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट का एफर्ट है कि जैसे देखोगे कि बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर इस पर सब्सिडी उसने हटा दिया, ठीक है। सब्सिडी हटा दी मतलब पहले सरकार पहले शुरुआत में क्या थी, क्रॉप का प्रोडक्शन कम होता था इंडिया में, तो सरकार फर्टिलाइजर लगाई। तो फर्टिलाइजर जो कि इंडिया में बहुत कम बनते हैं, उनको फॉरेन से उनको मंगाना पड़ता है उनके मटेरियल को बनाने के लिए, तो फॉरेन से मंगाने में पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो वो महंगा पड़ता है। इसलिए सरकार उतने महंगे की बेचेगी आम जनता को नहीं खरीद पाएगी, इसलिए कुछ प्राइस कम की, लेकिन फॉरेन को तो देना पड़ेगा, जो कंपनी वाले उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब जैसे मैं सबको देंगे हम कोई कंपनी किसी सामान को 100 रुपये बनाती है, क्लियर, लेकिन जो पब्लिक है वो 100 रुपये देकर खरीद नहीं पाएगी, तो सभी उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पार्ट अपने पे करती है, कुछ पार्ट आम जनता से कराती है। जैसे सपोज दैट कि हमसे 60 कराएंगे और अपने से क्या कराएंगे 40, ये गवर्नमेंट पे करती है और इनके ऊपर करते हैं पब्लिक पे करती है। तो यह जो पे करती है उसको सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। देखो सब्सिडी गैस सिलेंडर आते हैं, सब्सिडी फर्टिलाइजर आते हैं, सब्सिडी सीड आती है, ठीक है। सब्सिडी पे बहुत सारे सामान जैसे पेट्रोल वगैरह किरोसिन वगैरह सब्सिडी पाती है, क्लियर। तो अगर देखा जाए तो हुआ यह था कि लोग क्या कहते कम दाम पे मिलना शुरू कर दिया फर्टिलाइजर, तो लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में खेतों में ज्यादा लगाना शुरू कर दिया, फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, खेत जो है धीरे इनफर्टाइल हो गए, क्योंकि फर्टिलाइजर में क्वालिटी होती है उसमें एक टाइप का न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, और हम जब किसी खेत में अगर एक टाइप का न्यूट्रिएंट देंगे तो स्पेशली किसी पार्टिकुलर टाइप के क्रॉप को ग्रो कर सकता है, हर एक क्रॉप के लिए हर एक न्यूट्रिएंट नहीं लगता है, क्लियर। अब होता है कि अगर एक ही खेत में हम अलग अलग क्रॉप लगाते हैं और बार बार वही फर्टिलाइजर डालते हैं तो क्रॉप खराब हो जाएगा और साथ साथ लैंड खराब हो जाएगा। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या की सब्सिडी हटा रही है, खाद का नहीं मांग, ताकि लोग क्या कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करें, क्लियर। तो ये सब ऐसे होता है। तो 2 महीना फैलोस होते हैं और एक्सपेक्टिंग नहीं होती है फैलो के 2 महीने हम क्या करते हैं फैलो छोड़ देते हैं, बच्चे खाली छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ जगह ऐसे भी हैं जिसके महीने में कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहां पे इस महीने में भी खेती कर सकते हैं, स्पेशली जो जगह आते हैं उसमें सैंडी एरिया में, स्पेशली नदी किनारे जो होते हैं, ठीक है। तो नदी किनारे क्रॉप हम लगा देते हैं जस्ट फॉर वाटरमेलन, कुकुम्बर और बाकी जितने भी ठंडे, ठीक है, या वाटर कंटेनिंग फ्रूट होते हैं जैसे खीरा वगैरह जितने भी होते हैं आप लोग जानते होंगे ये सब। उसके बाद मूंगा वगैरह उड़दी जो होती है उनको लगा देते हैं। इन टाइप के क्रॉप को हम जायद क्रॉप होते हैं, क्या बोलते हैं जायद। तो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 3 टाइप की क्रॉपिंग की जाती है, क्लियर। एक होता है हमारा खरीफ, रबी और जायद, लेकिन जायद ज्यादा फेमस नहीं होता है क्योंकि कुछ ही एरिया में रहता है, हर एक एरिया में नहीं रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने खेत को फैलो छोड़ते हैं, खाली छोड़ते हैं ताकि उसका न्यूट्रिएंट वापस रिप्लेनिश हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, जब हम एक क्रॉप को लगाना शुरू करते हैं किसी भी ग्राउंड पे या किसी भी प्लाट पे, तो हमें पहले उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस लगाने पड़ते हैं,
क्योंकि खेत में सीड को बोना और फिर फसल को काटना, दोनों के बीच में एक लंबा सा प्रोसेस चलता है, ठीक है। और वह से प्रोसेस हमें क्या कराते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कराते हैं। अगर उनको देखा जाए जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनके नेम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में देखा जाए पहला आता है preparing of soil, second is seed selection, third one is sowing of crop, fourth one irrigation, fifth one adding fertilizer, and sixth one weeding, seventh harvesting and cutting, and eighth one is last storage. तो एक क्राफ्ट तैयार होने के कितने सारे प्रैक्टिसेस में करनी पड़ती है। फर्स्ट वन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में होता है कि जो भी सॉइल में हम किसी भी प्लॉट में कोई भी क्रॉप लगाना चाहते हैं तो पहली बात ये होती है कि जो भी सॉइल होता है उसमें उतनी मॉइस्चर नहीं होती, नमी नहीं रहती और साथ साथ हार्ड होते हैं। तो फर्स्ट वी टिल द या प्लाउ द लैंड, पहले खेत को क्या करते हैं, जोतते हैं, ठीक है। ऐसा जोता है जैसे कि हमारे यहाँ जैसे हम लोग साइड में क्या होता है कि पहले हम खेतों में पानी भर देते हैं ताकि उसकी मॉइस्चर लेवल बढ़ जाए या उतना रह सके कि उसमें एक क्रॉप ग्रो कर सके। क्योंकि किसी भी सीड को जर्मिनेट होने में, जब उस सीड को बोते हैं किसी खेत में तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर और वार्मनेस दोनों जरूरत होती है। मतलब अगर सॉइल में मॉइस्चर न हो और सनलाइट न पड़े तब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो जर्मिनेट होने के लिए दोनों रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर खेत ऐसे ही नाम लेकर जो हम सीड बो देंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले क्या करते हैं, पहले हम पानी भरते हैं, ठीक है, यानी वी फिल द वाटर इन द लैंड। हम खेतों में पानी भर देते हैं, कितना भरते हैं कि जितना जरूरत हो उतना हो सके। जब उसके बाद कुछ दिन बाद थोड़ा सूख जाता है, थोड़ा सा ड्राई अप हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको टिलिंग करते हैं, उसकी हम जुताई कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। जुताई करने के लिए हम प्लाउज हल का यूज करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर, ठीक है। पहले हम ब्लॉक, ठीक है, पहले ऑक्स और प्लाउ यूज कर देते हैं, ठीक है, बैल से हम खेती कर देते हैं, लेकिन अब ट्रैक्टर यूज करते हैं। तो ट्रैक्टर मशीन है जिससे हम जुताई करते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाई वी टिल, हम जुताई क्यों करते हैं? तो जुताई करने के कई मेथड, कई तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज कि जब प्लाउइंग करते हैं, टिलिंग करते हैं किसी भी सॉइल का, तो जो सॉइल है वो बहुत छोटे पार्ट में टूट जाती है, मतलब पूरी बारीक टूट जाती है, ठीक है। तो जब बारीक टूटती है तो जब हम सीड उसमें लगाते हैं तो सीड का जो रूट होता है शुरुआत में कमजोर होता है और वो जो सॉइल होता है लूज होता है, हल्का होता है, ढीला होता है, तो आराम से जो रूट है उससे नीचे जा सकता है। अगर वो हार्ड है तो नीचे नहीं जाएगा और सीड नहीं ग्रो करेगा। तो इसलिए करते हैं पाला ये होता है कि हम जब टिलिंग करते हैं तो सॉइल का लूज हो जाता है और आराम से क्या होता है, रूट नीचे जा सकता है। सेकेंड वन, जब हम टिलिंग या प्लाउइंग करते हैं, जब हम खेत को जोतते हैं तो नीचे ऊपर जो मिट्टी होती है तो हल्की होती है, बीच बीच में गैप आ जाता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि जब बरसात होती है पहले तो जब पानी ऐसे बहता है रोड पर से या कहीं खेतों में से तो उसमें देखिए बुलबुला बबल्स आते हैं। एक्चुअली बबल क्यों बनते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर एयर था और जब उसके अंदर वाटर गया, जब उसके ऊपर वाटर गया तो वो बाहर चला गया। क्लियर, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर लगातार किसी खेत में पानी में जाता रहेगा या कहीं पानी लगातार भरेंगे उसमें से एयर बाहर चलेगा। यही क्या होता है गांव में कि जब पहली बार बरसात होती है तो जैसे पहले लोग क्या करते हैं कि
जब तक बुलबुला होता रहेगा तब तक बरसात होने के चांसेस रहेंगे। अगर बुलबुला नहीं होगा, मगर मान लीजिए मिट्टी में पानी पड़ता है, बुलबुला नहीं होता है, तो बरसात होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उमस जब तक बनेगी तब तो बरसात ज्यादा होगी। तो होता यह है कि जब हम सवाल को क्लिक करके जोड़ते हैं तो सवाल को जोड़ने के चलते एयर उसमें फिलअप होती है, और वह एयर हेल्प करती क्या है, जब जाता है नीचे, जानते हैं प्लांट का बाकी सब जो स्टेम पोर्शन होता है, शूट पोर्शन, वो जमीन के ऊपर होता है, लेकिन रूट कहाँ होता है, नीचे होता है, और उसका हर एक पार्ट को रेसिपिरेट करना जरूरी होता है। तो जब तक सॉइल के अंदर एयर नहीं रहेगा तब तक वो रेस्पिरेट नहीं करेगा, और रेस्पिरेट नहीं करेगा तो वह रूट डाई करता है, रूट अगर मरता है तो पूरी प्लांट सूख जाएगी, तो उसमें एयर फिलअप करता है। थर्ड वन, जब हम टिलिंग करते हैं खेतों के तो मिट्टी लूज होने के बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स लेकर माइक्रोब्स होते हैं, वो उसमें आराम से ग्रो कर सकते हैं, और वो माइक्रोब्स क्या करते हैं कि जो भी पौधे का क्रॉपिंग की गई रहती है उसकी जो रूट वगैरह बचे होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट की लेवल को बढ़ाते हैं। क्लियर? और बहुत सारे चेंजिंग आउट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, आगे जब पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन फिक्सन, इसमें बताऊंगा इनका यूज कहाँ होता है। नेक्स्ट वन होता है कि नॉर्मल खेतों में हम कोई सीड लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि पहले उसमें वीड होती है। क्या होता है? वीड। वीड मतलब क्या होता है? अननेसेसरी प्लांट, ग्रोइंग प्लांट, क्रॉप, किसी भी क्रॉप के साथ जो अननेसेसरी प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम वीड करते हैं। अगर हिंदी में देखें जो खरपतवार जो होता है ना, जो घास वगैरह होती है जिनको हम खेतों में सुखा के फेंक देते हैं, उनको वीड करते हैं। जब कोई प्लांट, जब कोई लैंड या जमीन ऐसे खाली छुट्टी होती है तो उसमें बहुत सारे वीड आ गए रहते हैं, अगर उनको हम जोतेंगे नहीं तो नहीं खत्म होंगे। जब हम जोत देते हैं उनकी जड़ ऊपर जाती है, और ऊपर जब जड़ आ जाती है तो धूप के चलते सूख जाती है और वो डाई कर जाती है। इस तरह से हमें हेल्प करती है क्या करने में, सही से प्लांट को ग्रो करने में। इतना मेथड होगा इसमें प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। क्लियर? बाकी जितने भी टॉपिक्स रहेंगे आई विल टीच इन नेक्स्ट वीडियो, जो भी मैं और बाकी सब टॉपिक रहेंगे उसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके, क्लियर? सो आज का टॉपिक इतना ही था, और बाकी वीडियो में और जो भी डाउट रहेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं।